जय हिंद सभी को। आज हम चालू करेंगे चैप्टर 3 हमारी स्पेक्ट्रम बुक का। तो ये जो सीरीज़ चल रही है स्पेक्ट्रम बुक की, इसमें हमने स्टार्टिंग के 2 चैप्टर कर लिए हैं और इसमें हम फ़ोटोज़ के थ्रू बहुत ही सिंपल वे में एक मोटी सी बुक को कंप्लीट करेंगे। और इसमें आपको एकदम ब्रीफ तरीके से मॉडर्न इंडिया के बारे में पता चलेगा और ये आपके लिए एक शॉर्ट नोट की तरह काम करेगी और आपके सीडीएस, एफकेट या बाकी कोई एसएससी, यूपीएससी के पेपर के लिए आपको हेल्प करेगी। तो हम फ़ोटोज़ के थ्रू इस चैप्टर को समझेंगे। तो जो हमारा नया चैप्टर है यह है चैप्टर 3, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो इसमें हम समझेंगे कि जो यूरोपियंस थे वो इंडिया में कैसे आए और कौन कौन सी यूरोपियंस कंट्रीज़ इंडिया में आई और उन्होंने इंडिया में क्या क्या करा। तो वो आज हम इस चैप्टर के माध्यम से समझेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसके अंदर हम इसको कुछ वीडियोस में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि ये 3rd चैप्टर की वीडियो पार्ट 1 है। इसके अंदर हम समझेंगे पोर्चुगीज़ के बारे में। जो पोर्चुगीज़ का है वही सबसे बड़ा है वैसे तो, अगर हम इंग्लिश को हटा दें, ब्रिटेन को, क्योंकि ब्रिटेन ने ही हम पे आगे जाके राज करा था। तो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ तो पोर्चुगीज़ का सबसे बड़ा रोल है और मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है फॉरेन कंट्रीज़ को ऐसे देखें तो तो ये चैप्टर कहता है कि जो इंडिया का कनेक्शन था यूरोप से वो पहले से ही था। इंडिया अपने स्पाइसेस, अपने सिल्क, अपने फैब्रिक, अपने क्लोथ्स वगैरह यूरोप में बेचा करता था, पर दे वर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली। हमारे इंडिया और यूरोप के बीच में एक मीडिएटर था जो कि था अरब। तो इंडिया से अरब ख़रीद लेता था सामान और उसको वो बेचा करता था यूरोपियंस को। और इस तरीके से ही अरब ने बहुत पैसों का फ़ायदा लिया था, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करा था। पर आगे जाके अरब ने अपनी मोनोपोली कर ली और जो सामान इंडिया से वो 5 रुपये का ख़रीदते थे उसे यूरोप में 50 रुपये का बेचने लग गए। तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने देखा कि यार उन्हें एक ऐसा रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा इंडिया को लेकर जिससे वो इंडिया को खुद ही डायरेक्टली कनेक्ट कर ले एज़ कम्पेयर टू डूइंग ट्रेड फ्रॉम एन इंटरमीडिएटर। तो इसी के चलते ये इंडिया की डिस्कवरी की शुरुआत होती है। तो उस टाइम में क्या था, यूरोपियंस में एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन आ गया था, प्लस टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन भी हो रहा था। लोग टेक्नोलॉजी के प्रति और एडवेंचर के प्रति बहुत ज़्यादा ही उत्साहित थे। तो शिप बिल्डिंग का कल्चर चला वहाँ यूरोप में, और शिप बिल्डिंग उसको मॉडिफाई करा शिप को कि वो लॉन्ग टूर कर सके। फिर इंडिया की डिस्कवरी चालू होती है। बहुत सारे पोर्चुगीज़ जो कि मर्चेंट्स प्लस एडवेंचरिस्ट थे उन्होंने चालू करा इंडिया को ढूंढना। कोई अलग अलग रास्ते से वो आते थे, कोई अफ्रीका पहुंच के उन्हें लगता था कि वो इंडिया आ गए, बाद में पता चलता था ये इंडिया नहीं है, कुछ और दूर तक आए, केप ऑफ होप तक आए, कोई मेडागास्कर तक आए और धीरे धीरे करके उन्हें इंडिया का रास्ता पता चला। तो जो पहला व्यक्ति था जिसने पहला यूरोपियन जो इंडिया में आया वो था वास्को डिगामा। तो ये वास्को डिगामा 1498 के अंदर इंडिया में आता है। ये जो आप देख पा रहे हो मैप, तो ये यूरोप है और बीच में आप देख सकते हो अरब है और देन इंडिया। तो वास्को डिगामा को जो पहले से हेल्प मिली थी, जो लोग अफ्रीका तक आए थे, मेडागास्कर तक आए थे, उन्होंने बताया था कि एक ऐसा रास्ता है केप ऑफ गुड होप से ईस्ट की तरफ में आपको इंडिया मिल सकता है, पर उन्होंने इंडिया नहीं देखा था। तो वैसे ही वास्को डिगामा निकलता है अफ्रीका को क्रॉस करते हुए केप ऑफ गुड होप से
नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हुए, तो उसे अफ्रीका में ही एक गुजराती पायलट मिलता है अब्दुल मजीद नाम से। तो वो उसे कहता है कि मैं आपको इंडिया ले जाऊंगा। तो वास्को डी गामा को कंपनी मिल जाती है प्लस रूट मिल जाता है, और वो कैलिकट में 1498 में पहुंचता है। उस टाइम में कैलिकट के राजा थे ज़ैमोरिन, ये वास्को डी गामा है, और उस टाइम में कैलिकट के राजा थे ज़ैमोरिन। तो वो उनका स्वागत भी करते हैं, क्योंकि एक फर्स्ट यूरोपियन गोरा आया था इंडिया में, और उसके बाद में यूरोपियंस का आना यहाँ चालू हो जाता है। तो ये आप देख सकते हो कि ये पोर्ट्स जो बनाए गए, तो पहले थे पोर्चुगीज़, तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी थी कैलिकट में, वो भी करीब 1500 में। 1498 में तो वो आए थे, और 1500 में इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दी थी जहाँ पे ये पहुँचे थे। दूसरे नंबर पे फिर आए थे डच। इन्होंने भी फिर यहाँ पे आए हैं, आने का पर्पस है ट्रेड करना। ट्रेड करने के लिए उन्हें एक फैक्ट्री की ज़रूरत होती थी जहाँ पे वो लॉजिस्टिक्स और अपने एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटिव चीज़ें रख सकें। अब वो इंडिया में फैब्रिक ख़रीदा, उन्होंने सिल्क ख़रीदा, उन्होंने स्पाइसेस ख़रीदे, फिर उसको स्टॉक करके एक जगह रखना होता था। तो उस जगह को कहा करते थे फैक्ट्री, और वहाँ वो फैक्ट्री जो हुआ करती थी वो पास हुआ करती थी पोर्ट के। वहाँ से फिर वहाँ फैक्ट्री से पोर्ट तक सामान लाया जाता था, एंड देन उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था। तो जब जब ये आए, उन्होंने अपनी एक एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी। थर्ड थी ब्रिटिश, जिसने अपनी सूरत में इस्टेब्लिश करी पहली फैक्ट्री 1608 में। फिर डेन्स आए, फिर फ्रेंच आए। द फ्रेंच वर द लास्ट वन टू कम। तो अब हम समझेंगे कि जो पोर्चुगीज़ थे उनमें मेन लीडरशिप कौन थे और उन्होंने क्या क्या करा। तो सबसे पहले आए थे वास्को डी गामा। तो ही वॉज द फर्स्ट वन टू डिस्कवर द सी रूट, एंड ही रीच इंडिया इन 1498 एट द पोर्ट ऑफ कैलिकट विथ हेल्प ऑफ पायलट अब्दुल मजीद। तो ये अपने साथ जब ये वापस गए थे, तो ये अपने साथ बहुत सारा सामान लेके गए थे, और वहाँ जाके उन्होंने उसे बेचा और काफ़ी प्रॉफिट कमाया। उसके बाद जो अगला आया था वो था पेड्रो एल्केवरिस कैब्राल। तो हम इन्हें आसान भाषा में कैब्राल कहेंगे। तो इन्होंने इस्टेब्लिश करी थी पहली फैक्ट्री कैलिकट में 1500 में, और इनके टाइम पे ही इनकी फैक्ट्री पे अटैक भी हुआ था। तो उस अटैक को उन्होंने रिटेलिएट भी करा था, और रिटेलिएट करके उन्होंने कोचीन और कैनाकोर पे अच्छा अपना दबदबा जमा लिया था। तो आफ्टर दैट अटैक पोर्चुगीज़ के अंडर 3 बहुत अच्छे पोर्ट डिस्ट्रिक्ट आ गए थे। एक तो कैलिकट, एक कोचीन और एक कैनाकोर। ये तीनों ही सी से चालू होते हैं, आप सी क्यूब से याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं फ्रांसिस दे अल्मीडिया। तो ये जो फ्रांसिस दे अल्मीडिया थे, ये फर्स्ट पोर्चुगीज़ गवर्नर थे टू इंडिया, और इनका काम था कि इंडिया पे कैसे भी करके मोनोपोली आपको जमानी है ट्रेड की। और इनकी एक बहुत ही फेमस पॉलिसी है जिसका नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब ये है कि जो इंडिया के आसपास के सी ओशन है उस पर इनकी मोनोपोली रहे, और कोई और मेनली अरब इस ट्रेड में यानी कुछ खराबी ना करे। फिर इनके बाद आते हैं अल्फोंसो दे एल्बुक्यूरिक। तो आसान भाषा में आप अल्फोंसो कहेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि जो अल्फोंसो है वो ही रियल फाउंडर है पोर्चुगीज़ पावर इन इंडिया के। ये इंट्रोड्यूस करते हैं कार्टे सिस्टम को भी, और मेन थिंग ये गोवा को जीत लेते हैं बीजापुर से। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल पॉइंट था कि कोई बाहर की पावर आई और उसने बीजापुर के राजा को हराया और गोवा को एक्वायर करा। और आफ्टर दैट थिंग
ही ऑल्सो एबोलिश द सती प्रथा इन इंडिया। जो इंडिया में सती प्रथा थी उसको भी उन्होंने अबॉलिश करा जहाँ जहाँ इनका रूल था। इनके बाद आए नोनो नोनो दे कुंचा, तो ये भी गवर्नर थे पोर्चुगीज़ के, और इनका जो मेन काम करा था वो था कि इन्होंने कोचीन से हेडक्वार्टर को शिफ्ट करके गोवा कर दिया था 1530 के अंदर। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पोर्चुगीज़ जो थे वो सबसे फर्स्ट यूरोपियन कंट्री थी और फर्स्ट इन्वेडर टू कम इन इंडिया, और यही सबसे आखिरी थे जो इंडिया छोड़ के गए थे। गोवा में अभी भी अगर हम गोवा जाएंगे तो हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पे पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस है बहुत हद तक। उसके बाद में ये अपना इन्फ्लुएंस बंगाल में भी इस्टेब्लिश करते हैं। तो हमने देख लिया है कि कैसे वो सी रूट से आए थे, केप ऑफ गुड होप से नॉर्थ ईस्ट की तरफ कैलिकट पहुंचते हैं। वो अपनी फैक्ट्रीज़ भी इस्टेब्लिश करते हैं दीव में, दारन में, दादरा एंड नागर हवेली में, गोवा में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट स्पॉट है जहाँ पे ये अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। और एक कॉमन चीज़ है कि ये इनकी अधिकतर जो फैक्ट्रीज थी वो वेस्टर्न कोस्ट पे थी। ठीक है, तो ये अभी हमने देखा ये वास्को डी गामा। तो ये इनकी फैक्ट्री कुछ इस प्रकार की दिखती थी, और धीरे धीरे जैसे इन्होंने फैक्ट्री बनाई उसके बाद इन्होंने फोर्टिफिकेशन भी स्टार्ट करा, क्योंकि यहाँ पे लूटपाट होने लग गई थी। उसके कारण इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी जो कि कैलिकट में ही थी। और प्लस इन्होंने अरब की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको भी करा। अब हम ये देखते हैं कि इन्होंने अरब का जो इन्फ्लुएंस था इंडिया से वो कैसे कम करा। तो इसमें मेन रीज़न थी अवेलेबिलिटी ऑफ वुड, लकड़ियों की अवेलेबिलिटी। अरब आपको पता है एकदम डेजर्ट इलाका है, तो वहाँ इतनी लकड़ियाँ नहीं मिलती। तो यूरोप में अच्छी खासी लकड़ियाँ थी, टेक्नोलॉजी का भी इवोल्यूशन हुआ, तो इन्होंने अच्छी जहाज़ बनाई, शिप बनाई, उसमें इन्होंने तोपें रखी और ऐसी स्ट्रॉन्ग जहाज़ें बनाई कि वो बहुत लंबा टूर फ्रॉम यूरोप टू इंडिया ट्रैवल कर सके। तो काफ़ी मजबूत जहाज़ हुआ करती थी विथ मिलिट्री आर्टिलरी कैनन्स इंस्टॉल हुआ करते थे, और इस कारण ही उन्होंने अरब की जो मोनोपोली थी उसे इंडिया से हटा दिया। अब हम देखेंगे कि इनकी कुछ रिलीजियस पॉलिसी भी थी इंडिया को लेकर। तो ये अरब और मुस्लिम से तो नफ़रत करा करते थे, उनको वो मारने की ही कोशिश करते थे। प्लस उसके साथ हमने देखा इंक्विजिशन इन गोवा, वहाँ पे इन्होंने बहुत सारे हिंदुओं को भी प्रोसिक्यूट करा था। अब इनकी रिलीजियस जो पॉलिसी थी हिंदुओं को मारने की, तो ये इंडियंस में थोड़ा गुस्सा भी पैदा कर रही थी। प्लस हम अब देखेंगे कि इंग्लिश जो है उनकी भी अब इंडिया में इंडिया में एंट्री हो रही है। तो पहले थे कैप्टन विलियम हॉकिंस, जिनकी शिप थी द हेक्टर। ये हेक्टर शिप पे इंडिया में आए थे अंडर द लेटर ऑफ जेम्स वन किंग ऑफ इंग्लैंड, और ये जहांगीर की कोर्ट में पहुँचे और वहाँ पे इन्होंने परमिशन लेने की कोशिश करी जहांगीर से। पर पहले से ही जो पोर्चुगीज़ का इन्फ्लुएंस था इंडिया में वो काफ़ी अच्छा हो गया था, तो जहांगीर ने पहले तो इन्हें परमिशन नहीं दी थी, कि मना कर दिया था कि आप नॉर्मल ट्रेड कर सकते हो, पर ऐसे कुछ मोनोपोली वगैरह जैसा हम सीन नहीं देखेंगे। फिर क्या हुआ, एक झड़प होती है पोर्चुगीज़ और इंग्लिश के बीच में, ब्रिटेन के बीच में, जो कि टर्निंग पॉइंट था इंडिया के लिए। ये मेरे हिसाब से तो ये ही मेन टर्निंग पॉइंट था कि इंडिया जो ब्रिटिश के अंडर आया था वो मेन इसी कारण आया था। अगर ये बैटल उस दिन ये पोर्चुगीज़ जीत जाते तो इंडिया कभी अधीन ही नहीं होता मेरे हिसाब से। तो ये नवंबर 1612 में एक इंग्लिश शिप आई थी ड्रैगन नाम से, या आप ड्रैगन देख भी सकते हैं, ड्रैगन नाम से, जो कि अंडर थी कैप्टन बेस्ट। इन्होंने पोर्चुगीज़ फ्लीट को हरा दिया था। तो
पोर्चुगीज़ फ्लीट को इन्होंने हरा दिया, इसका मतलब पोर्चुगीज़ की मोनोपोली को कम कर दिया था। प्लस जहांगीर भी खुश हो गया था कि यार ये ठीक है, इंग्लिश इन्होंने पोर्चुगीज़ को हरा दिया, क्योंकि पोर्चुगीज़ ने भी मुग़ल शिप पे हमला करा था, मुग़लों को लूटने की भी कोशिश करी थी, मुग़लों की शिप को। तो जहांगीर वैसे भी नाखुश था, पर इनकी जो नेवी की जो सुपीरियरिटी थी उसको देखते हुए उसने इंग्लिश ब्रिटेन को परमिशन नहीं दी थी। पर अब जबकि ड्रैगन शिप ने अंडर कैप्टन बेस्ट की लीडरशिप में पोर्चुगीज़ को हरा दिया था, तो जहांगीर खुश हुए और उन्होंने कहा कि भाई इंग्लिश, अब तुम भी अब हमारे साथ ट्रेड कर सकते हो। प्लस हम देखेंगे कि जो डाउनफॉल होता है इनका पोर्चुगीज़ का, इसका मेन कारण था एक तो ये स्लेव ट्रेड चालू कर देते हैं इंडिया के अंदर। तो स्लेव ट्रेड के अंदर ये इंडिया की जो हिंदू मुस्लिम्स की लड़कियां हुआ करती थी या बच्चे, उनको पकड़ते थे, उनका धर्म चेंज करवाते थे, फिर उनको बाहर कंट्रीज़ में बेच दिया करते थे एज अ स्लेव। तो एक बार क्या होता है कि ये दो बच्चियों को पकड़ के ले आते हैं, जो कि शाहजहाँ की बेगम थी, उनकी वो थी, अपन कह सकते हैं मुमताज़ महल की दासियाँ थी। तो वो जब दो मुमताज़ महल की दो दासियों को ले जाते हैं एज अ स्लेव और उन्हें बेच देते हैं, तो यार ऐसा लगता है शाहजहाँ को यार ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वो अपने गवर्नर को भेजता है, कासिम खान को, टू टेक एक्शन ऑन पोर्चुगीज़। और आफ्टर दैट एक्शन पोर्चुगीज़ की जो इंडिया में मोनोपोली थी वो बहुत हद तक गिर जाती है, ट्रेड भी बहुत हद तक गिर जाता है, क्योंकि उनकी मुग़ल एम्परर से ही नहीं बन रही थी। और ऐसे हम देखते हैं डिक्लाइन ऑफ पोर्चुगीज़। उसके बाद हम देखते हैं स्लेव ट्रेडिंग तो वो करते ही करते थे, बहुत क्रूल भी थे। फिर ये पायरेसी एंड रॉबरी भी चालू कर देते हैं ओशन में। ये जो ट्रेडिंग शिप्स आती थी उस पर पायरेसी करते थे, उनको लूटा करते थे, और उन्होंने अपना हब भी बना लिया था एक बंगाल में, हुगली में, जहाँ से वो ये सारी चीज़ें करते थे। प्लस हम देखते हैं ब्राज़ील की डिस्कवरी होती है, तो इनका जो सेंटर ऑफ पॉइंट था वो डाइवर्ट हो जाता है टुवर्ड ब्राज़ील, और वो इंडिया में इतना ट्रेड का इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं। प्लस इसके साथ एक और चीज़ है जो है एक ट्रीटी, वो है एक ट्रीटी होती है स्पेन और उनके बीच में, जिसमें वो वर्ल्ड के दो इमेजिनरी लाइन से डिवाइड कर देते हैं और अपना मोनोपोली दो जगह दिखाते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो ईस्टवर्ड है उस लाइन के, वहाँ पे पोर्चुगीज़ ट्रेड कर सकते हैं, और वेस्टवर्ड में स्पेन। और इसी के साथ और इस जो ये ट्रीटी थी इसका नाम है ट्रीटी ऑफ टोर्डिसिलास, 1494 में हुई थी। और इसी के साथ हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि इट इज़ ऑफ्टन द स्मॉल स्टेप नॉट द जाइंट लीप दैट ब्रिंग अबाउट द मोस्ट लास्टिंग चेंज। कि हम छोटे कदम लेंगे पर रोज़ लेंगे, उससे ही हमारे को सफलता मिलेगी। इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू, राम राम।